बांग्लादेश पर आईएसआईएस की बुरी नजर पड़ी है। राजधानी ढाका में कल रात बड़ा आतंकी हमला हुआ। डिप्लोमेटिक एरिया के रेस्टोरेंट में करीब 20 लोगों को बंधक बना लिया गया। इनमें कुछ लोग विदेशी भी हैं। हमले में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। फिलहाल सुरक्षाकर्मी रेस्टोरेंट के अंदर घुस गए हैं और अंदर से फायरिंग की आवाजें अभी भी आ रही हैं। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय दूतावास के सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। वहीं बांग्लादेशी मूल की लेखिका तस्लीमा नसरीन इस हमले को लेकर लगातार ट्वीट करती रहीं। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि आतंकियों ने ढाका में धार्मिक नारे लगाए। इधर ढाका हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अधिकारियों से इस मामले की जानकारी जुटाई। भारत ने एक बार फिर दोहराया है कि आतंक की कोई सरहद नहीं होती। आतंकवाद आतंकवाद होता है। कुछ बॉलीवुड हस्तियों ने भी हमले की निंदा की है। अभिनेता परेश रावल ने कहा कि यह शर्मनाक है कि रमजान के महीने में भी ऐसी घटना हुई। बांग्लादेश के झेनाइदह में एक हिंदू पुजारी की हत्या की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएस ने ली है। बताया जा रहा है कि श्यामानंद दास की हत्या 3 बाइक सवार हमलावरों ने उस वक्त की जब वो पूजा की तैयारी कर रहे थे। इस बीच आज सतकिरा सदर में एक और पुजारी पर हमले की खबर है। बांग्लादेश में हुई हिंदू पुजारी की हत्या के मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय की नजर भी बनी हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप का कहना है कि वहां की सरकार ने सभी हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। भले ही बांग्लादेश में हुए हमलों की जिम्मेदारी आईएस ने ली है, लेकिन आपको बता दें कि बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से कई और कट्टरपंथी गुट काम कर रहे हैं। इनमें हिजब उत तहरीर भी शामिल है। हिजब उत तहरीर ने जॉर्डन और सीरिया में कई बार सरकारें गिराने की नाकाम कोशिश की है। बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के विरोध में पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता कोलकाता की सड़कों पर उतरे। इस दौरान इन हमलों को लेकर कारगर कदम उठाने की मांग की गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने सीआरपीएफ जवानों पर हमला कर दिया। इस हमले में 3 जवान घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर के पाखेरपुरा में आतंकवादियों ने एक बार फिर हमला किया। आतंकियों के हमले में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 2 स्थानीय नागरिक घायल हो गए हैं। वहीं कुपवाड़ा जिले में सेना ने शुक्रवार सुबह आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने एक बार फिर मुंबई हमले पर भारत की ओर से मदद न मिलने का आरोप है। सरताज ने कहा कि पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा। उधर विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अभी पाकिस्तान की ओर से मुंबई हमले को लेकर कोई नए सबूत नहीं मांगे गए हैं। आखिरी बार पिछले साल सितंबर को इस तरह का पत्र मिला था। पाकिस्तान के कराची के व्यस्त बाजार में प्रतिबंधित आतंकी संगठन पैसे इकट्ठा करते कैमरे में कैद हो गए। ये लोग सड़क पर चादर फैलाकर लोगों से चंदा मांगते नजर आए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को अफगानिस्तान में घूमने से बचने की सलाह दी है। विदेश सचिव विकास स्वरूप ने कहा कि हम अफगानिस्तान को बैन नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारतीयों को वहां कम से कम रुकने की सलाह दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी में अतिक्रमण हटाने के नाम पर 10 गरीब आदिवासियों की झोपड़ियों में आग लगा दी गई। इससे 50 से ज्यादा आदिवासी बेघर हो गए। हमले के मामले के बाद वन विभाग सफाई में जुटा है। उधर इस मसले पर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि रमन सरकार ने आदिवासियों को बेदखल करने के लिए मोर्चा खोल दिया है। यूपी के बलिया में एक युवती की हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि उसको बचाने के चक्कर में उसकी मां भी गंभीर रूप से घायल हो गई। दरअसल युवती अपने घर के ऊपर पोछा लगा रही थी, तभी अचानक पोछे में लगी लोहे की रॉड हाईटेंशन तार को छू गई, जिससे यह हादसा हुआ। बाद में आनन फानन में युवती को आसपास के लोगों ने अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत हो गई। फिलहाल युवती की मां का अस्पताल में इलाज चल रहा है। नालंदा के बिहार शरीफ में एक महिला को मोबाइल फोन पर छेड़ने वाले शख्स की बीच सड़क पर पिटाई कर दी गई। आरोप है कि युवक पिछले कुछ महीनों से महिला को फोन कर छेड़ता था। इसके बाद महिला ने तंग आकर आरोपी को एक दिन पार्क मिलने के लिए बुलाया और जैसे ही आरोपी युवक वहां पहुंचा, महिला ने उसकी धुनाई शुरू कर दी। दिल्ली में टेस्टिंग के दौरान राज्य सरकार की 2 नई एम्बुलेंस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि शाहदरा के एक अस्पताल में इन दोनों एम्बुलेंस की टेस्टिंग की जा रही थी। इसी दौरान यह हादसा हो गया। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में एक ज्वेलरी शोरूम में कुछ बदमाशों ने घुसकर लूटपाट की। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से बेखौफ बदमाश ज्वेलरी की दुकान में घुसते हैं और बड़े आराम से गहनों की लूट करते हैं। बदमाशों के हाथ में बंदूक और धारदार हथियार साफ देखे जा सकते हैं।
उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में लगातार बारिश से तबाही मची है। अब तक राज्य में 29 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग लापता हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। गंगा का जलस्तर बढ़कर 338.75 सेंटीमीटर पर पहुंच गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं। इस बीच सरकार ने भारी बारिश को देखते हुए हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत, रुद्रप्रयाग और चमोली के स्कूलों को आज बंद करने के निर्देश दिए हैं। अब स्कूल सीधे सोमवार को खुलेंगे। उत्तरकाशी के डुंडा में भगीरथी नदी में लकड़ी लेने गया एक युवक अचानक बढ़े हुए गंगा के जलस्तर के चलते बीचों बीच फंस गया। इसके बाद उसे बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना पड़ा। उत्तराखंड के चमोली में ऋषिकेश बद्रीनाथ को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 58 पर भीषण जाम लग गया। पहाड़ों से गिरे मलबे की वजह से ये जाम लगा। वहीं नैनीताल में रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ एक हादसा भी हुआ। भवाली कैंची मंदिर के पास पहाड़ से मलबा आने की वजह से कार नियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। मौसम का कहर अरुणाचल प्रदेश में भी भारी जारी है। शुक्रवार को भालूकपांग में हुए भूस्खलन के बाद 2 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। वहीं आईबी के 5 अधिकारी अभी भी लापता हैं। आईटीबीपी के 30 जवानों का दल लापता अधिकारियों की तलाश में जुटा है। वहीं दिल्ली में भी लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने में 24 घंटे से ज्यादा लगेंगे। रविवार को दिल्ली में मानसून पहुंचने की संभावना है। हालांकि शुक्रवार को दिल्ली के कई इलाकों में बारिश जरूर हुई। मुंबई में बीती रात भी जोरदार बारिश हुई। वहीं बारिश के चलते लोगों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। यहां लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। राजस्थान के दौसा जिले में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि जयपुर में पहली बारिश से ही नगर पालिका के दावों की पोल खुल गई है। यहाँ नाले लबालब भर गए हैं और कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। राजस्थान में भारी बारिश के बाद कोटा बैराज के 2 गेट खोल दिए गए हैं। दोनों गेटों को खोलकर करीब 9,300 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। आसपास के इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज यूपी के दौरे पर रहेंगे। वो जौनपुर से बूथ अध्यक्षों से मिलेंगे। वहीं अमित शाह आज वाराणसी में एनडीए के सहयोगी अपना दल के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने आज संसद भवन में एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। हालांकि मुस्लिम मंच पिछले कई सालों से इस इफ्तार पार्टी का आयोजन करता रहा है, लेकिन इस बार ये काफी विवादों में घिर गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने साफ किया है कि उसका इफ्तार पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार इस पार्टी में शामिल रहेंगे और साथ ही इसे संबोधित भी करेंगे। उधर बीजेपी के जफर इस्लाम ने भी कहा है कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का आरएसएस और बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी जरूर कहा कि इफ्तार पार्टी से सभी जगह अमन और शांति का संदेश जाएगा। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट को एक बार फिर से ईडी की तरफ से नोटिस भेजा गया है। कंपनी को नोटिस में कहा गया है कि वो बीकानेर जमीन खरीद के मामले में उचित कागजात मुहैया कराएं और जांच में सहयोग करें। बीएसपी से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और आगे की रणनीति पर मंथन किया। इस मौके पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर जमकर निशाना साधा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती पर बड़ा हमला बोलते हुए उनको महागद्दार की नानी बताया। उन्होंने कहा कि बीएसपी अब बहन जी की स्टेटस पार्टी हो गई है। साथ ही ये भी कहा कि मायावती दलितों के वोटों का सौदा करती हैं। जहानाबाद के राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सांसद अरुण सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेता और केंद्रीय मानव राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा पर आरोप लगाया है कि एक ही शख्स कुशवाहा का पीएस है और पार्टी का कोषाध्यक्ष भी। इसकी शिकायत वो पीएम मोदी और स्मृति ईरानी से करेंगे। बता दें कि अरुण सिंह को उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बिहार अध्यक्ष पद से गुरुवार को हटा दिया था। दोनों के बीच काफी समय से तल्खी सामने आ रही थी। शिवसेना ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से के बयान का समर्थन किया है। सामना में लेख लिखकर शिवसेना ने इसे बीजेपी का अंदरूनी मामला बताते हुए कहा कि अगर खड़से कोई खुलासा करेंगे तो हड़कंप मच जाएगा। आज से अमरनाथ यात्रा की औपचारिक रूप से शुरुआत हो गई है। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए बालताल और नुनवन बेस कैंप से श्रद्धालु रवाना हो गए हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी आज बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। वो कल कश्मीर के 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे थे। इससे पहले शुक्रवार शाम गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्य में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, सेना और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ को यात्रा की अहम सुरक्षा सौंपी गई है, जबकि हाईवे सेना के हवाले किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को शहर और आसपास के इलाकों की सुरक्षा सौंपी गई है। यरूशलेम दिवस के मौके पर श्रीनगर में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर जमकर पथराव किया तो पुलिस वालों ने भी उन्हें काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे।
स्वदेश में निर्मित पहले हल्के लड़ाकू विमान तेजस को वायुसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। बेंगलुरु में बकायदा सर्वधर्म पूजा पाठ के बाद तेजस को वायुसेना में शामिल किया गया। इस दौरान तेजस ने हवा में अपने करतब भी दिखाए। करीब 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद यह लड़ाकू विमान वायुसेना में शामिल हो पाया। फ्लाइंग ड्रैगन स्क्वाड्रन में फिलहाल 2 तेजस होंगे और अगले साल मार्च तक 6 और आ जाएंगे। इसके बाद और 8 तेजस स्क्वाड्रन में शामिल होंगे। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से नाराज कर्मचारियों के सुर थोड़े नरम पड़े हैं। गृह मंत्री, रेल मंत्री और वित्त मंत्री के साथ हुई बैठक के बाद कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अगर उनकी कुछ मांगे मान ली गई तो वो हड़ताल नहीं करेंगे। दरअसल 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से नाराज कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया था और 11 जुलाई से हड़ताल पर जाने की धमकी दी थी। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने कहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब को बदनाम कर रही है, जबकि पंजाब के मुकाबले हरियाणा में नशा कहीं ज्यादा है, जिसकी मिसाल पुलिस भर्ती के दौरान हरियाणा में हाल ही में कुछ नौजवानों की मौत से हुई। उधर हरियाणा सरकार ने सुखबीर बादल के बयान पर संभल कर प्रतिक्रिया देने की बात कही और कहा कि किसी भी राज्य से हरियाणा की तुलना पर वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूर है कि ये कहना सही नहीं है कि पुलिस भर्ती के दौरान जिन युवकों की मौत हुई उनकी मौत ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हुई। इधर कांग्रेस ने भी नशे पर बयानबाजी को लेकर बीजेपी सरकारों को घेरा और कहा कि बीजेपी सरकारें ड्रग्स पर लगाम लगाने में कामयाब नहीं रही हैं। बीजेपी नेता और अमृतसर से विधायक नवजोत कौर ने अपनी ही सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पंजाब में सभी को लाल बत्ती वाली गाड़ियां दे दी गई हैं और इन्हीं लाल बत्ती वाली गाड़ियों में ही नशे का कारोबार होता है। उधर पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला ने राज्य सरकार का बचाव किया और कहा कि पंजाब को बेवजह बदनाम किया जा रहा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस भर्ती के लिए हुए फिजिकल टेस्ट के दौरान युवक की मौत पर जमकर गुस्सा निकला। गांव वालों ने गोहाना रोड पर जाम लगा दिया। परिजनों का कहना है कि युवक की मौत नशे से नहीं बल्कि कर्मी से हुई। प्रदर्शनकारियों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की भी मांग की। कुर्बानी को लेकर बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान के बयान पर बयानबाजी तेज हो गई है। धर्मगुरु मौलाना अब्दुल लतीफ ने इरफान के बयान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इरफान फिल्मों में मेगा स्टार होंगे, लेकिन धर्म के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वहीं जेडीयू नेता अली अनवर ने कहा कि कुर्बानी कई तरह की होती है और लंबे समय से चली आ रही है। तो बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने इरफान के बयान का समर्थन किया है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में यूनियन बैंक के पूर्व जनरल मैनेजर और यूनियन बैंक नागपुर के तत्कालीन डीजीएम के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन पर 2007 से 2012 के बीच 38 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। इलाहाबाद में एक परिवार को सांत्वना देने पहुंचे एसपी विधायक खुद ही अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित दिखे। सत्यवीर मुन्ना ने माना कि उन्हें अपनी बेटी को भी स्कूल भेजने में डर लगता है। और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लव जिहाद का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर निकला है। हिंदू जागरण मंच इस बार इस मुद्दे को लेकर स्कूलों में जाकर पैम्फलेट बांटेगा और छात्राओं को जागरूक किए जाने की बात कहेगा। फिल्म अभिनेता सलमान खान की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। रेप पीड़ित पर दिए बयान पर सलमान के खिलाफ एक और रेप पीड़िता ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से शिकायत की है। मुंबई के घाटकोपर इलाके के एक डांस बार पर पुलिस ने छापा मारा, जहां से नोटों की बारिश करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि डांस बार के लिए बनाए गए नए कानून के मुताबिक डांसर्स पर नोट उड़ाना मना है, लेकिन इसके बावजूद नियमों को ताक पर रखा गया। उदयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में अब लेक सिटी की सड़कों पर पिंक सिटी के साथ पिंक ड्रेस पहने महिला चालक नजर आएंगी। इसके पहले चरण में 5 महिला चालकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। परिवहन विभाग के मीरा नाम के इस मिशन को लेकर महिला चालकों के साथ साथ पर्यटकों में भी खासा उत्साह है। शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अलावा उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हुए। डल झील के किनारे एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने सबसे बड़ी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस आयोजन में करीब 3000 लोगों ने एक साथ बैठकर इफ्तार किया। राजकोट पुलिस ने स्टोनमैन की गिरफ्तारी का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स गे था और उसके परिवार ने उसे गे होने के चलते घर से निकाल दिया था। पुलिस की माने तो आरोपी राजकोट में गुनाह करता था और फिर जामनगर भाग जाता था। उसने तीनों हत्याओं के लिए अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से इलाके में जो शव बरामद हुए थे उन्हें देखकर लग रहा था कि उन्हें किसी भारी पत्थर से कुछ लग गया था। राजस्थान के जोधपुर में एक शख्स ने खुदकुशी के लिए अपनी पत्नी को जिम्मेदार ठहराया है। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि उसकी पत्नी उससे लाखों रुपए की मांग करती थी और पैसे न देने पर दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाने की धमकी देती थी। मृतक ने अपने सुसाइड नोट के जरिए कानून में बदलाव लाने की भी मांग की। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
राजस्थान के जैसलमेर में पिछले दिनों हुए कथित एनकाउंटर की राज्य सरकार सीबीआई से जांच करवाएगी। दरअसल मुठभेड़ में चतुर सिंह नाम के एक शख्स को मार गिराने के बाद यहां बवाल खड़ा हो गया था। लोगों को कहना था कि ये मुठभेड़ फर्जी थी। बिहार के मोतिहारी जिले के रक्सौल में पोल्ट्री फार्म व्यवसायी राजेश्वर कुमार से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। राजेश्वर का कहना है कि उन्हें फोन पर धमकी मिली कि अगर रंगदारी नहीं दी गई तो उन्हें मार दिया जाएगा। राजेश्वर ने धमकी की थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। बिहार के बेतिया में भी बीडीओ रामानुज कौशिक से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। बीडीओ ने योगापट्टी थाने में मामला दर्ज करवाया है। बिहार के रोहतास में स्थानीय चुनाव में पुलिस के सामने बीटीसी का अपहरण करने की वारदात सामने आई है। जिस वक्त अपहरण किया गया, थाना प्रभारी अपनी पूरी फोर्स के साथ मौके पर मौजूद थे। अपहरण का आरोप आरजेडी कार्यकर्ताओं पर लगा है। अपहरण की खबर मिलने के बाद प्रखंड चुनाव को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि बाद में अगवा किए बीडीसी को बरामद भी कर लिया गया। थाने में हुई 9 करोड़ की लूट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने लुटेरों के पास से 4 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद किए हैं। बता दें कि 28 जून को थाने के पास एटीएम में पैसे डालने वाली एक कंपनी से करीब 16 करोड़ रुपए लूट लिए थे। पुलिस ने 6 लुटेरों को भी गिरफ्तार किया है। मुंबई में शातिर बाइक लुटेरे साकीनाका इलाके से शोरूम के बाहर खड़ी गाड़ी को बड़ी ही चालाकी से चुरा कर ले गए। हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यूपी के मैनपुरी में बदमाशों ने एक सीआरपीएफ जवान की हत्या कर दी। दरअसल लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने सीआरपीएफ जवान और उसकी पत्नी को गोली मार दी। इससे जवान की तो मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन उसकी पत्नी घायल है। गाजियाबाद में 11वीं में पढ़ने वाले एक लड़के ने शराबी पिता की हरकतों से तंग आकर अपने पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के ओखला इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। हालांकि वारदात के कारणों की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। बिहार के कैमूर में सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहुंचे दर्शकों ने काफी हंगामा किया, जिसको लेकर पुलिस ने लाठियां भांजी। दर्शकों का आरोप है कि उनसे रवि किशन जैसे कलाकारों के नाम पर काफी पैसे लिए गए थे। बिलासपुर आईजी पवन देव पर महिला आरक्षक ने छेड़खानी करने का गंभीर आरोप लगाया है। मामले की बिलासपुर एसपी ऑफिस में शिकायत की गई है, लेकिन अब तक मामले की कोई कार्रवाई नहीं हुई। सलमान खान की आने वाली फिल्म सुल्तान अब विदेशों में भी दिखेगी। फिल्म को जापान में 3 शो दिए गए हैं, जबकि मिडिल ईस्ट में सुल्तान को 99 जगहों पर रिलीज किया जाएगा। यूएई में फिल्म की रिकॉर्ड तोड़ एडवांस बुकिंग हो रही है। प्रियंका चोपड़ा ने एक कार्यक्रम में अपने और दीपिका पादुकोण के बीच लड़ाई की खबरों को गलत ठहराया। प्रियंका ने साफ कहा कि उनके और दीपिका के बीच कोई मनमुटाव नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे को फिल्म रानी पद्मावती ऑफर की गई है। इस फिल्म को संजय लीला भंसाली बना रही हैं। खबर है कि प्रियंका चोपड़ा को एक और बायोपिक ऑफर की गई है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो प्रियंका अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जिंदगी पर बन रही फिल्म में काम कर सकती हैं। तुर्की के इस्तांबुल में अतातुर्क एयरपोर्ट पर हुए हमले का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि आत्मघाती हमलावरों ने एक शख्स को गोली मार दी। मंगलवार को हुए इस आतंकी हमले में 44 लोग मारे गए थे। पेंटागन ने एक ऐतिहासिक फैसले के तहत अमेरिका की सेना में ट्रांसजेंडरों की सेवा पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर ने पेंटागन में इस बात की जानकारी दी। श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच सीरीज का 5वां और आखिरी वनडे मैच आज खेला जाएगा। 5 वनडे मैचों की सीरीज में इंग्लैंड 2-0 से आगे चल रहा है।